आज मैं तुम्हारे साथ जो करने वाला हूँ उसके बाद बेहतर होगा कि ये रुमाल अपने मुंह में दबा लेना, नहीं तो तुम्हारी चीखें कमरे के बाहर तक सुनाई देंगी। विराट की ये बात सुनते ही आरोही का पूरा शरीर डर से कांप उठा और उसकी सांसें जैसे गले में अटक गई। वह सहमी हुई निगाहों से उसे देखने लगी। तभी विराट ने धीरे धीरे अपनी टाई उतारी, जिसे देखकर आरोही का डर और बढ़ गया। उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। कांपती आवाज में उसने पूछा, आप इस टाई का क्या करेंगे? क्या इससे मेरे हाथ बांध देंगे? लेकिन विराट ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने अपनी कमर से बेल्ट उतारी तो आरोही की हालत और खराब हो गई। उसने तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और रोते हुए बोली, प्लीज मुझे मत मारिए, बहुत दर्द होता है, प्लीज। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और होठ कांपने लगे। तभी विराट हैरानी से बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा? आरोही डरते डरते बोली, हाँ, आप भी मुझे इसीलिए कमरे में लाए हैं ना? ताकि इतना कहते ही उसकी आवाज भरा गई और वह चुप हो गई। वह अनजाने में अपने दूसरे हाथ के बाजू को सहलाने लगी, जैसे वहां पहले से कोई दर्द छिपा हो। विराट ने यह हरकत ध्यान से देख ली। वह धीरे धीरे उसके पास आया और गंभीर आवाज में बोला, अपनी आस्तीन ऊपर करो। आरोही घबरा गई और तुरंत सिर हिलाकर मना करने लगी। उसकी आंखों में डर पहले से ज्यादा गहरा हो चुका था। विराट ने फिर सख्त लहजे में कहा, मुझे दिखाओ। जब वह फिर भी पीछे हटने लगी तो विराट ने खुद उसका हाथ पकड़ा और आस्तीन ऊपर करने की कोशिश की। अगले ही पल उसने झटके से उसकी कमीज बाजू से ऊपर खींच दी और जैसे ही उसकी नजर आरोही के हाथ पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके बाजू पर, दादाजी, अगर ये आपकी जिद है तो ठीक है, मैं आपकी पसंद से शादी कर लूंगा, लेकिन याद रखिए, मैं अपनी पसंद से भी शादी जरूर करूंगा। जिस लड़की से आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं वह सिर्फ नाम की मेरी पत्नी होगी। मैं उसे कोई अधिकार नहीं दूंगा, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। विराट ने कठोर स्वर में अपना फैसला सुना दिया। मगर रणधीर पांडे जी अभी भी अपनी बात के पक्के इंसान थे। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, मैंने अपने दोस्त से वादा किया था और तुम्हारी पत्नी आरोही ही बनेगी। विराट झुंझलाकर बोला, आप उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, मैं उसे पत्नी मानूंगा तक नहीं। रणधीर साहब शांत लेकिन मजबूत लहजे में बोले, जो होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन मैं अपने मरते हुए दोस्त से किया वादा हर हाल में निभाऊंगा। विराट समझ नहीं पा रहा था कि जब वह साफ कह चुका है कि वह अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा, तब भी दादाजी इस रिश्ते पर क्यों अड़े हैं। आखिरकार दादा की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और उसने आरोही से शादी कर ली। विदाई के बाद जब वो उसे घर लाया तब भी आरोही घूंघट में बैठी थी। उसे कमरे में बिठा दिया गया। विराट ने ना उसका चेहरा देखा, ना घूंघट उठाने की कोशिश की। कमरे में आते ही वो बोला, तुम सिर्फ मेरी कागजी पत्नी हो, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और ना मैं कोई रिश्ता बनाना चाहता हूँ। तुम इस घर में सिर्फ मेरे दादा की जिद से आई हो, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं आज रात ही वापस अमेरिका जा रहा हूँ। वहां जाकर अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। दादाजी ये सब जानते थे, फिर भी उन्होंने मुझे मजबूर किया। इसलिए तुम्हारी बर्बादी के जिम्मेदार मैं नहीं, वही है। जो कहना है उनसे कहना, लेकिन मेरे सामने जुबान मत खोलना। इतना कहकर वह चुप हो गया, मगर आरोही की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसकी एक खामोशी विराट को और चुभ गई। वह फिर गुस्से में बोला, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और कभी रिश्ता बनाने की कोशिश मत करना, वरना पछताओगी, क्योंकि नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। इतना कहकर वह कमरे से निकल गया। घर में किसी को पता नहीं था कि विराट रात 3 बजे की फ्लाइट से जाने वाला है। उसने चुपचाप टिकट बुक कर लिया था। सब लोग अपने कमरों में चैन से सो रहे थे, ये सोचकर कि नई शादी के बाद दोनों अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे होंगे। मगर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वह अपनी नई पत्नी का दिल तोड़कर उसी रात जाने का फैसला कर चुका है। रात 2 बजे वह चुपचाप एयरपोर्ट के लिए निकल गया। उसका दोस्त उसे लेने आया था और वही उसे छोड़ने भी गया। सुबह जब नौकरानी ने दरवाजा खटखटाया तब आरोही की आंख खुली। वो रात को कपड़े बदलकर आराम से सो गई थी। उसने आज से पहले विराट को कभी देखा भी नहीं था।
ना उसके लिए दिल में कोई भावना थी, ना कोई सपना। उसे तो बस एक ऐसा घर चाहिए था जहां उसकी इज्जत सुरक्षित रह सके। जब रात को विराट ने उसे वो सब कहा था तो एक पल के लिए उसका दिल जरूर टूटा था, आंखों में आंसू भी आए थे, मगर फिर उसने खुद को समझा लिया। ना उसने कभी विराट से प्यार किया था, ना उसने उससे कोई वादे किए थे। फिर दुख कैसा? उसने शादी को लेकर जो छोटे छोटे सपने सजाए थे उसी रात अपने हाथों से दफना दिए और चैन से सो गई। उसके लिए इतना ही काफी था कि रहने को छत मिल गई थी, इज्जत सुरक्षित थी और 2 वक्त की रोटी मिल जाती। इसलिए विराट की बातों ने उसकी जिंदगी पर ज्यादा असर नहीं डाला, क्योंकि वह खुद भी ऐसे रिश्ते के हक में नहीं थी। आरोही के माता पिता एक हादसे में दुनिया छोड़ चुके थे। उसके बाद वह अपने दादा दादी के साथ रहती थी। दादी ने उसे माँ बनकर पाला, मगर 1 साल पहले वो भी गुजर गई। अब सिर्फ दादा ही उसका सहारा थे। उसने अभी कॉलेज के पहले साल में दाखिला लिया ही था कि दादा को हार्ट अटैक आ गया। हालत गंभीर हो गई। तब उन्होंने अपने पुराने दोस्त रणधीर पांडे को बुलाया। आरोही रो रो कर बिखर गई थी। उसी समय उसके दादा ने कांपते हाथ जोड़कर रणधीर जी से कहा, मेरी पोती को अपने घर की बहू बना लो, तब मुझे सुकून मिलेगा और मैं चैन से मर सकूंगा। इस दुनिया में तुमसे ज्यादा भरोसा मुझे किसी पर नहीं है। मेरे बाद इस मासूम बच्ची का क्या होगा, मैं यही सोचकर डरता हूँ। अगर भगवान थोड़ा और वक्त देता तो मैं खुद इसकी जिम्मेदारी निभाकर इसे अच्छे घर भेजता, मगर अब समय नहीं है। कम उम्र है इसकी, इसे सुरक्षित हाथों में सौंपना जरूरी है और मुझे तुमसे बेहतर कोई और नहीं लगता। मेरी बस यही आखिरी विनती है, इसे स्वीकार कर लो। इत्तेफाक कुछ ऐसा था कि उन्हीं दिनों विराट केवल 15 दिनों की छुट्टियां बिताने भारत आया हुआ था। उसका साफ इरादा था कि जैसे ही छुट्टियां खत्म होगी वह तुरंत वापस अमेरिका लौट जाएगा। भारत आना उसके लिए बस एक औपचारिकता जैसा था, क्योंकि उसका दिल और दिमाग दोनों अमेरिका में ही बसते थे। वह बचपन से ही वहीं पला बड़ा था, वहीं की हवा में सांस ली थी, वहीं के खुले माहौल में जीना सीखा था। उसे वहां की आज़ादी, अपनी मर्जी से जीने का तरीका और बिना रोके टोके वाली जिंदगी बहुत पसंद थी। भारत में रहना, रिश्तेदारों के बीच घिरना, पारिवारिक नियमों में बंधना, ये सब उसे कभी पसंद नहीं आया। उसके दोनों बड़े भाइयों की शादी हो चुकी थी, मगर वह हमेशा हंसते हुए कहता था, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो जिंदगी जीनी है, घूमना है, कमाना है, एंजॉय करना है। शादी जैसे जिम्मेदारी उठाने का कोई इरादा नहीं। घर वाले भी समझते थे कि वह अभी शादी से दूर भाग रहा है, मगर असली बात कुछ और थी। सच ये था कि उसने अमेरिका में अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली थी। उसका नाम पायल था। वह भारतीय मूल की लड़की थी, संस्कारी भी थी और आधुनिक भी। उसका परिवार कई सालों से अमेरिका में बस चुका था। पायल और विराट की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। पहले दोस्ती हुई, फिर बातचीत बढ़ी और फिर मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। विराट मन ही मन तय कर चुका था कि अगर शादी करेगा तो सिर्फ पायल से करेगा, लेकिन फिलहाल वह इस रिश्ते को घर वालों से छुपाकर अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहता था। उसने अभी तक अपने परिवार को पायल के बारे में कुछ नहीं बताया था। वह सही समय का इंतजार कर रहा था, मगर उसे क्या पता था कि उसके लौटते ही उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली है। अचानक एक दिन उसके दादाजी रणधीर पांडे ने उसे बुलाया और ऐसी बात कह दी जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने ठंडे लेकिन मजबूत लहजे में कहा कि उन्होंने अपने पुराने दोस्त से वादा कर लिया है कि कुछ ही दिनों में उनकी पोती आरोही की शादी विराट से करवा देंगे, क्योंकि उनके दोस्त की हालत बहुत खराब है और उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। ये सुनते ही विराट जैसे फट पड़ा। उसने गुस्से में साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह ये शादी कभी नहीं करेगा। उसने बहुत समझाया, बहस की, आवाज ऊंची की, नाराज हुआ, यहाँ तक कि घर छोड़ने की धमकी भी दे दी। मगर रणधीर पांडे अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। उनका एक ही जवाब था, मैंने वादा किया है और मेरा वादा टूटेगा नहीं। घर में तनाव बढ़ता गया। विराट को लग रहा था कि उसकी जिंदगी उसके हाथों से छीनी जा रही है। आखिरकार जब उसे समझ आ गया कि दादाजी के सामने उसकी एक नहीं चलेगी, तब उसने मजबूरी में एक शर्त रख दी।
उसने कहा कि ठीक है, मैं इस लड़की से शादी कर लेता हूँ, लेकिन याद रखिए बाद में अपनी पसंद की लड़की से भी शादी जरूर करूंगा। घर में ये बात सुनकर सन्नाटा छा गया, मगर हैरानी की बात ये थी कि रणधीर पांडे ने उसकी शर्त भी मान ली। शायद उनके लिए उस समय सिर्फ अपने दोस्त से किया गया वादा निभाना जरूरी था। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। आरोही को दुल्हन बनाकर उस घर में लाया गया। सारी रस्में पूरी हुई, मेहमान लौट गए, घर शांत हो गया। विराट उसे कमरे तक छोड़कर आया, मगर उसके चेहरे पर पति वाला कोई भाव नहीं था। उसी रात वह चुपचाप एयरपोर्ट के लिए निकल गया और अमेरिका वापस चला गया। उसने ना किसी को बताया, ना किसी से विदा ली। उधर उसी शाम आरोही के दादा अस्पताल में आखिरी सांस ले चुके थे। शादी की खुशी उसके लिए मातम में बदल गई थी। एक तरफ नई जिंदगी की शुरुआत थी, दूसरी तरफ अपने आखिरी सहारे को खोने का दर्द। वह फूट फूट कर रोई थी। अब इस दुनिया में वो बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसके माता पिता पहले ही एक हादसे में गुजर चुके थे, दादी भी उसे छोड़कर जा चुकी थी और अब दादा भी नहीं रहे। उसका अपना कहने वाला कोई नहीं बचा था। ऐसे कठिन समय में रणधीर पांडे ने ही आगे बढ़कर उसके दादा का अंतिम संस्कार करवाया और आरोही की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। आरोही बेहद सीधी, शांत और मासूम लड़की थी। वह एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से थी। उसके सपने छोटे थे, चाहतें सीमित थी और आदतें सरल थी। उसका पहनावा सादा था, बोलचाल नरम था और स्वभाव इतना विनम्र था कि वह किसी से नजर उठाकर बात भी बहुत मुश्किल से करती थी। उसे दिखावे से कोई मतलब नहीं था। उसे बस एक सुरक्षित घर चाहिए था, जहां इज्जत मिले और 2 वक्त की रोटी। लेकिन जिस घर में वह आई थी वह उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। रणधीर पांडे का परिवार पढ़ा लिखा, अमीर, आधुनिक और ऊंचे स्तर का माना जाता था। घर में शानो शौकत की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े कमरे, नौकर चाकर, महंगी सजावट और ऊंची सोच का दिखावा हर तरफ नजर आता था। विराट की मां संजना जी बेहद बोल्ड और फैशनेबल महिला थी। उन्हें महंगे कपड़े पहनना, सजी धजी रहना, पार्टियों में जाना और लोगों के बीच अलग दिखना पसंद था। वे हमेशा शानदार साड़ियां, बिना आस्तीन के ब्लाउज, कीमती गहने और तेज मेकअप में नजर आती थी। घर की दोनों बड़ी बहुएं भी बिल्कुल उन्हीं की तरह आधुनिक थी। वे अंग्रेजी में बात करती, फैशन में रहती और अपनी मर्जी से जीती थी। वे सभी चाहती थी कि विराट अपनी पसंद की लड़की से शादी करे, क्योंकि वे जानती थी कि जबरदस्ती का रिश्ता कभी खुशहाल नहीं होता। मगर इस घर में अंतिम फैसला सिर्फ रणधीर पांडे का चलता था। कोई उनके सामने आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। संजना जी भी चाहकर विरोध नहीं कर सकी, क्योंकि उनके पति मुकेश पांडे पहले ही साफ कह चुके थे, पापा जी ने जो कह दिया वही होगा। शादी करनी पड़ेगी, चाहे वह लड़की सारी जिंदगी सिर्फ नाम की पत्नी बनकर बैठी रहे। इस घर में जहां 10 नौकरानियां खा पीकर रह रही हैं, वहां एक और सही, लेकिन मैं पापा के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता। यही उस घर की सच्चाई थी, ऊपर से चमक, अंदर से मजबूरी। और उसी सच्चाई के बीच आरोही ने उस घर में कदम रखा था, जहां उसे बहू बनाकर तो लाया गया था, मगर अपनाने वाला कोई नहीं था। आरोही को उस पूरे घर में अगर कोई सच में पसंद करता था तो वो सिर्फ रणधीर जी थे। उनके अलावा घर का कोई सदस्य उसे अपनापन देना तो दूर, ठीक से देखना भी पसंद नहीं करता था। इज्जत देना तो जैसे बहुत दूर की बात थी। आरोही भी ये सब महसूस करती थी, इसलिए वो हमेशा डरी, सहमी, चुपचाप और खुद में सिमटी रहती थी। उस घर का माहौल उसकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। वहाँ हर चीज में दिखावा था, चाल ढाल में घमंड था और बातों में ठंडापन। जबकि आरोही एक बहुत ही साधारण, मासूम और नरम दिल लड़की थी। अपने दादा के घर में उसने बहुत से परिंदे पाल रखे थे। उसका ज्यादातर समय उन्हीं के बीच गुजरता था। वह किसी को दाना डालती, किसी को पानी पिलाती, किसी को गोद में उठाकर प्यार करती। वह जानवरों और परिंदों से बातें भी करती थी, जैसे वे उसकी हर बात समझते हों। यही उसकी छोटी सी दुनिया थी, जिसमें उसे सुकून मिलता था। ऐसा भी नहीं था कि वह अनपढ़ थी। उसने +2 तक पढ़ाई अच्छे नंबरों से की थी और अब कॉलेज में दाखिला लेकर आगे पढ़ रही थी कि तभी अचानक उसके दादा की तबीयत बहुत खराब हो गई। बीमारी इतनी बड़ी कि सब कुछ बदल गया।
रणधीर जी ने वादा किया था कि वह आरोही की पढ़ाई कभी नहीं रुकने देंगे और उसे आगे भी पढ़ाएंगे। आरोही ने विराट को शादी से पहले ठीक से देखा तक नहीं था। ना उसके लिए दिल में कोई सपना था, ना कोई चाहत, ना कोई मोहब्बत। इसलिए शादी की पहली रात जब विराट उसे छोड़कर चला गया तब उसे दर्द तो हुआ मगर टूटकर बिखरी नहीं। वह 3 दिन तक बस अपने दादा को याद करके रोती रही। उसे खाने पीने तक का होश नहीं था। कमरे में बैठी रहती, कभी चुपचाप छत देखती, कभी तकिए में मुंह छुपाकर रोती। फिलहाल घर में किसी ने उसे कोई काम नहीं दिया था। उसे एक कमरा दे दिया गया था जहां वह चुपचाप रहती थी। कुछ दिनों तक नौकरानी ही उसके कमरे में खाना रख जाती और बिना कुछ बोले चली जाती। फिर जैसे ही विराट विदेश लौट गया, संजना जी ने उसका कमरा भी बदलवा दिया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अब तुम इस कमरे में रहा करो। वह विराट का कमरा है, अब बंद रहेगा। उसके जरूरी कागजात वहां पड़े रहते हैं। आरोही ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और नए कमरे में चली गई। उसे अब आदत हो चुकी थी कि इस घर में उसके हिस्से फैसले नहीं, सिर्फ आदेश आते हैं। करीब 8 दिन बाद रणधीर जी ने फिर से उसका कॉलेज शुरू करवाया। अब रोज सुबह ड्राइवर उसे कॉलेज छोड़ता और वापस लेकर आता, मगर घर में हालात वैसे ही थे। कोई उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। विराट की दोनों बड़ी भाभियां उसे ऐसी नजरों से देखती जैसे वह कोई बेकार चीज हो जो घर में मजबूरी में रख दी गई हो। ये स्वाभाविक भी था। जब पति ही शादी की पहली रात पत्नी को छोड़कर चला जाए और सबके सामने उससे दूरी बना ले, तो परिवार भी उस लड़की को क्या सम्मान देता। आरोही बहुत चुपचाप रहने लगी थी। उसका पहनावा भी बेहद सादा था। वह हमेशा फुल स्लीव्स वाले सूट पहनती, बड़े से दुपट्टे में खुद को ढककर रखती, नजरें झुकाकर चलती। जबकि घर की दूसरी बहुएं बेहद आधुनिक थी। कभी जींस टॉप पहनकर घर में घूमती, कभी खुले बालों में इतराती और दुपट्टा लेना तो जैसे उनके लिए पुरानी बात थी। कुछ दिन तक यही सब चलता रहा। फिर एक दिन रणधीर जी खुद आरोही को बाजार लेकर गए। उन्होंने उसके लिए अच्छे ब्रांड के सुंदर कपड़े खरीदे, चप्पलें दिलाई, बैग दिलाया और मुस्कुराकर बोले, तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो कि ऐसे पुराने और फीके कपड़ों में रहो। अच्छे कपड़े पहना करो, तुम इस घर की बहू हो। ये सुनकर आरोही की आंखें भर आई थी। उस घर में पहली बार किसी ने उसे उसकी जगह याद दिलाई थी। सच तो ये था कि रणधीर जी ही एकमात्र इंसान थे जो उसे प्यार भी करते थे और इज्जत भी देते थे। इसलिए आरोही अपने दिन का ज्यादातर समय उन्हीं के साथ बिताने लगी। वह उन्हें दादाजी कहकर बुलाती थी, उनके खाने पीने का ध्यान रखती, समय पर दवाइयां देती, चश्मा साफ करती, पानी रखती और उनसे बातें करती। रणधीर जी भी उसके आने से जैसे फिर से जी उठे थे। एक दिन आरोही ने संकोच से कहा, दादाजी, मुझे परिंदे पालने का बहुत शौक है। मुझे चिड़ियों के बच्चे भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे दादाजी के घर में ये सब था, मगर जब यहाँ आना पड़ा तो सब अपनी सहेली को देकर आ गई। क्या मैं यहाँ भी कुछ पाल सकती हूँ? रणधीर जी हंस पड़े और प्यार से बोले, क्यों नहीं, पूरी छत खाली पड़ी है। जितने पिंजरे चाहिए, जितने परिंदे चाहिए, सब मंगवा दूंगा। ये सुनते ही आरोही का चेहरा पहली बार सच में खिल उठा। अगले ही दिन छत पर सुंदर सुंदर पिंजरे रखवा दिए गए। उनमें ऑस्ट्रेलियन तोते, रंग बिरंगी चिड़िया और कई तरह के प्यारे परिंदे थे। अब शाम का ज्यादातर समय आरोही छत पर उन्हीं के साथ बिताती थी। वो उन्हें दाना देती, पानी बदलती, उनसे बातें करती और घंटों हंसती रहती, जैसे उसके टूटे दिल को फिर से जीने का कारण मिल गया हो। एक दिन संयोग से विराट के बड़े भाई रजत की नजर उस पर पड़ी। वह फोन में सिग्नल ना आने की वजह से छत पर आया था और किसी से बात कर रहा था। तभी उसे अचानक खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। वह पलटा और उसकी नजर सामने खड़ी एक लड़की पर जाकर ठहर गई। उसके लंबे खुले बाल कमर तक लहरा रहे थे, चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। वह परिंदों से बातें करते हुए खुद ही हंस पड़ी थी। रजत कुछ पल के लिए फोन पर बात करना भूल गया। उसने आज तक आरोही को ठीक से देखा ही नहीं था। बस इतना जानता था कि दादाजी ने विराट की शादी किसी गरीब लड़की से जबरदस्ती करवा दी है, जो सिर्फ नाम की पत्नी बनकर घर में रह रही है। आरोही की भी आदत थी कि वह या तो अपने कमरे में रहती या दादाजी के पास।
ना वह किचन में जाती, ना हॉल में बैठती, ना लॉन में घूमती, इसलिए रजत ने उसे पहले कभी देखा ही नहीं था। मगर आज वह सामने थी। वह परिंदों को दाना डालते हुए उनसे ऐसे बातें कर रही थी जैसे वह उनके दोस्त हों। फिर ना जाने क्या याद आया कि वह अचानक जोर से हंस पड़ी। रजत कुछ देर तक उसे मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। वह लड़की भारतीय सादगी की मिसाल थी। बिना किसी बनावटीपन के भी उसका हुस्न ऐसा था कि नजर हटाना मुश्किल हो जाए। उसमें कोई दिखावा नहीं था, मगर फिर भी वह किसी शाही खूबसूरती से कम नहीं लग रही थी। रजत ने धीरे से अपना फोन जेब में रखा और बिना आवाज किए कदम बढ़ाता हुआ आरोही के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। आरोही उस समय अपने परिंदों को दाना डालने में मगन थी और उनसे बच्चों की तरह बातें कर रही थी। तभी उसके पीछे से एक भारी मर्दाना और अचानक गूंजती आवाज आई, ए लड़की, क्या कर रही हो यहाँ? ये आवाज सुनते ही आरोही बुरी तरह उछल पड़ी। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ गया हो। उसने घबराकर पलटकर देखा तो सामने रजत खड़ा था। उसे देखते ही आरोही का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपना दुपट्टा संभाला, खुद को ढकने की कोशिश की और हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में बोली, वो रजत भाई, मैं तो यहाँ। मगर डर के कारण आगे कुछ बोल ही ना पाई। वह जानती थी कि रजत और रमन विराट के बड़े भाई हैं। रजत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरछी मुस्कान के साथ बोला, यहाँ क्या कर रही हो और कौन हो तुम? और मैं तुम्हारा भाई कब से हो गया? सच तो ये था कि उसने अभी तक ठीक से जाना ही नहीं था कि ये वही लड़की है जिससे विराट की शादी हुई है, या कोई रिश्तेदार है, या फिर घर में काम करने वाली कोई लड़की। आरोही ने डरते डरते जवाब दिया, आप रिश्ते में मेरे जेठ जी लगते हैं, तो मैं आपको भाई ही कहूंगी ना। उसकी मासूमियत भरी बात सुनकर रजत हल्का सा हंसा, मगर उसकी हंसी में शराफत नहीं, कुछ और ही था। वो बोला, कौन से जेठ जी? जब मेरा भाई तुम्हें अपनी पत्नी ही नहीं मानता तो मैं तुम्हारा जेठ कहाँ से हो गया? इतना कहकर उसने अचानक आगे बढ़कर आरोही का हाथ पकड़ लिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि आरोही सन्न रह गई। उसके मजबूत हाथ की पकड़ में आरोही का नाजुक हाथ जैसे दबकर रह गया। वह घबराकर हाथ छुड़ाने लगी, मगर रजत ने पकड़ और कस दी। आरोही का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। कांपती आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़ दीजिए। मगर रजत उसकी बात अनसुनी करते हुए और करीब झुक गया। वह धीमी लेकिन गंदी नीयत भरी आवाज में बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। मुझे पता है मेरा भाई तुम्हें शादी की पहली रात यूं ही तड़पता छोड़कर चला गया था। आखिर तुम भी जवान और खूबसूरत लड़की हो, तुम्हारे भी जज्बात होंगे। मैं तुम्हें सुकून दे सकता हूँ। सोचो, सारी जिंदगी क्या तुम सिर्फ उसके नाम पर बैठी रहोगी? विराट तो वापस आने का इरादा भी नहीं रखता, और इस उम्र में अपनी चाहतों को दबाकर रखना आसान नहीं होता, समझी? आरोही पहली बार अपने लिए ऐसी घटिया बातें सुन रही थी। उसका पूरा शरीर डर और घृणा से कांप उठा। उसने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ झटका और छुड़ा लिया। फिर बिना पीछे देखे सीढ़ियां उतरती हुई नीचे भागी और सीधे रणधीर जी के कमरे में चली गई। रणधीर जी उस समय सो रहे थे। आरोही का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे छाती फाड़ देगा। उसे अपने हाथ पर अभी भी रजत की पकड़ का एहसास हो रहा था, जैसे किसी ने गंदगी से छू लिया हो। उसे लग रहा था जैसे उसके हाथ पर चींटियां रेंग रही हों। बेबसी और अपमान के एहसास से उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने तो सोचा था कि ये घर उसके लिए सुरक्षित जगह होगा, मगर यहाँ भी वह अकेली और असहाय थी। वह रोना चाहती थी, मगर आवाज बाहर ना निकले, इसलिए उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया और सिसकियां भीतर ही भीतर दबा ली। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये बात रणधीर जी को बताए या चुप रहे। पूरी रात वह डर और बेचैनी में गुजारती रही। अगले दिन जब वह कॉलेज से लौटी तो पहले से भी ज्यादा खामोश थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और कदम भारी थे। रात को घर में सब लोग खाने की मेज पर इकट्ठा होते थे, मगर आरोही हमेशा अपने कमरे में खाना खाती या रणधीर जी के कमरे में खा लिया करती थी। मगर आज रणधीर जी खुद खाने की मेज पर बैठे थे। उन्होंने इधर उधर देखा और आरोही नजर ना आई तो बोले, आरोही को बुलाओ, आज से वह हमारे साथ टेबल पर खाना खाएगी। उस समय आरोही अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी।
नौकरानी आई और बोली, दादाजी बुला रहे हैं खाने की टेबल पर। यह सुनकर उसके दिल में घबराहट भर गई, मगर वह रणधीर जी की बात टाल नहीं सकती थी। भारी कदमों से वह कमरे से बाहर निकली और धीरे धीरे डाइनिंग हॉल तक पहुंची। रणधीर जी अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने प्यार से कहा, आ जाओ बेटा, इधर बैठो, हमारे साथ खाना खाया करो। हमेशा कमरे में बंद रहती हो, थोड़ा बाहर निकला करो, हम लोगों से घुलो मिलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। उन्होंने उसे अपने बराबर वाली कुर्सी पर बिठा लिया। आरोही बैठ तो गई, मगर जैसे ही उसने नजर उठाई, सामने रजत बैठा था और उसकी आंखें बेहयाई ही उसी पर टिकी हुई थी। आरोही का दिल बैठ गया। रजत के पास उसकी पत्नी भी बैठी थी, मगर उसकी नजरें अपनी पत्नी पर नहीं, आरोही पर थी। आरोही घबराकर नजरें झुकाकर बैठ गई। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी ने नीचे से उसके पैरों को छुआ है। वह बुरी तरह चौंक गई। उसने नीचे देखा तो रजत ने अपना पैर उसके पैर पर रख दिया था। आरोही ने हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखा, मगर वह आराम से मुस्कुरा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने तुरंत अपना पैर पीछे खींच लिया, मगर कुछ ही पल बाद रजत ने फिर अपने पैर से उसके पैर को दबाया। आरोही की आंखों में बेबसी की नमी चमक उठी। फिर रजत ने आंखों ही आंखों में ऊपर छत की ओर इशारा किया और होठों से बिना आवाज बोले, ऊपर आओ, जरूरी काम है। आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर झुकाकर चुपचाप खाना खाने का दिखावा करती रही। तभी रणधीर जी ने प्यार से पूछा, बेटा कॉलेज में मन लग गया ना? आरोही ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, जी दादाजी। दूसरी तरफ संजना जी माथे पर बल डाले उसे घूर रही थी। उन्हें यह लड़की एक पल को भी पसंद नहीं थी, जो उनकी नज़र में जबरदस्ती इस घर में आकर बैठ गई थी। उन्हें लगता था कि इसी लड़की की वजह से उनका बेटा, जो 15 दिन के लिए भारत आया था, 3 दिन में ही वापस चला गया। अब पता नहीं लौटेगा भी या नहीं, और इसके पीछे वह सिर्फ आरोही को जिम्मेदार मानती थी। वैसे भी उन्हें गरीब लोगों से चिढ़ थी, और ऊपर से यही लड़की उनके घर की बहू बन गई थी, इसलिए उनकी नफरत और ज़्यादा बढ़ गई थी। इस वक्त भी वे उसे ऐसे घूर रही थी जैसे मौका मिले तो निकल जाए। वह सिर्फ रणधीर जी की वजह से चुप थी, वरना आरोही को घर में दाखिल तक ना होने देती, उसे सीधे नौकरों के क्वार्टर में रखती। अगले दिन जब आरोही कॉलेज से बाहर निकली तो गेट के पास खड़ी कार देखकर उसके कदम ठिठक गए। रोज की तरह ड्राइवर सीट पर घर का ड्राइवर नहीं बल्कि रजत बैठा था, और जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। रजत को वहां देखकर आरोही का दिल जोर से धड़क उठा। उसके मन में पहला सवाल यही आया, ये मुझे लेने क्यों आया है? उसके चेहरे का रंग उड़ गया, मगर वह कुछ कह भी नहीं सकती थी। घर वापस जाना था और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसने घबराते हुए पिछली सीट का दरवाजा खोलना चाहा, मगर तभी रजत ने सामने वाली सीट की तरफ इशारा किया और लॉक खोल दिया। आरोही धीरे धीरे खिड़की के पास आई और कांपती आवाज में बोली, रजत भाई, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। रजत ने उसकी तरफ देखकर होंठ टेढ़े किए और बोला, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, इसलिए आगे से ये शब्द मत बोलना। और दूसरी बात, मैं तुम्हारा ड्राइवर भी नहीं हूं कि पीछे बैठो, आगे आकर बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। आरोही के हाथ पैर जैसे सुन पड़ गए। वह बेहद नर्वस हो गई। उसे उस दिन छत पर हुई हरकत याद आ गई, जब रजत ने बिना शर्म उसके हाथ पकड़ लिए थे। वह याद आते ही उसके भीतर घिन और डर एक साथ भर गया, मगर वह मजबूर थी। उसे शहर के रास्तों का भी ठीक से पता नहीं था, अकेले कहीं जा नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप आगे की सीट पर बैठ गई। उसने अपना बैग अपने और रजत के बीच रख लिया और खुद बिल्कुल खिड़की से सटकर बैठ गई, जैसे दूरी से ही खुद को बचा पाएगी। रजत ने उसे उस तरह सुंगड़कर बैठे देखा तो मुस्कुराया और बोला, सीधी होकर बैठो, खिड़की से चिपक कर क्यों बैठी हो? अगर चिपकने का इतना ही शौक है तो मेरे साथ चिपक जाओ, कुछ फायदा ही होगा तुम्हारा। ये सुनते ही आरोही के शरीर में सिरहन दौड़ गई। उसने डरते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज गाड़ी तेज चलाइए, मुझे घर जाना है। रजत ने आराम से स्टीयरिंग पकड़े हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है? देखो, उस दिन छत पर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था, मगर तुम भाग गई। कल भी मैंने इशारा किया था कि ऊपर आओ। मैं काफी देर तक इंतजार करता रहा, मगर तुम नहीं आई।
अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। आरोही की सांसें तेज हो गई। वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। रजत आगे बोला, चलो जो हुआ सो हुआ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात अपने कमरे का दरवाजा लॉक मत करना, खुला छोड़ देना। मैं आऊंगा, अपना काम करूंगा और चुपचाप चला जाऊंगा। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। वह एक तरफ गाड़ी चला रहा था और दूसरी तरफ इतनी बेहयाई से बातें कर रहा था। आरोही का बस चलता तो उसी वक्त चलती कार से कूदकर भाग जाती। उसका दिल डर के मारे कांप रहा था, हाथ ठंडे पड़ चुके थे। जैसे तैसे जब कार घर पहुंची तो वह दरवाजा खुलते ही भागती हुई अपने कमरे में गई और अंदर से लॉक कर लिया। फिर बिस्तर पर बैठते ही फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये आदमी तो उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ था। वह सोचती रही क्या सब कुछ रणधीर जी को बता दे, मगर फिर डर जाती। अगर किसी ने उस पर भी इल्जाम लगा दिया तो, अगर घर वाले उसे ही गलत समझ बैठे तो। इन सवालों ने उसका दिमाग सुन्न कर दिया। रात गहराने लगी। बहुत देर तक रोने के बाद वह थक कर सो गई। आधी रात के करीब अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये आवाज सुनते ही उसकी जान जैसे निकल गई। वह बिस्तर पर जड़ हो गई। कुछ पल बाद उसने खुद को कंबल में लपेट लिया और आंखें कसकर बंद कर ली, जैसे सोने का नाटक करने से खतरा टल जाएगा। मगर थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कमरे की खिड़की खुली है। ये एहसास होते ही उसके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसने तो दरवाजा बंद कर लिया था, मगर खिड़की का ध्यान ही नहीं गया था। वैसे भी वह खिड़की बंगले के पीछे की तरफ खुलती थी, जहां नौकरों के क्वार्टर बने थे। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वहां से कोई अंदर आने की सोच भी सके। अगले ही पल उसे कमरे में किसी की आहट सुनाई दी। उसका दिल इतनी तेज धड़कने लगा जैसे आवाज बाहर सुनाई दे रही हो। तभी अंधेरे में रजत की आवाज गूंजी, कहा था ना दरवाजा लॉक मत करना। तुम क्या समझती हो, दरवाजा बंद कर लोगी तो मैं तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगा। ये सुनते ही आरोही घबराकर उठ बैठी। उसने जल्दी से दुपट्टा खुद के चारों ओर लपेट लिया और कांपती आवाज में बोली, भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मगर रजत ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं। वह आराम से जेब से सिगरेट निकालने लगा, फिर उसे जलाया और धुआं छोड़ते हुए बोला, लेकिन मैं तो इसी टाइप का आदमी हूँ। तुम्हें पता है, इस बंगले की कोई नौकरानी को मैं ऐसे ही खुश करता हूँ और साथ में पैसे भी देता हूँ। इतना कहकर उसने आंख दबाई और बेहिया मुस्कान हंस दी। आरोही के लिए वह पल किसी डरावने सपने से कम नहीं था। वह कांपती आवाज में बोली, मैं आपकी बहनों जैसी हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपके छोटे भाई की इज्जत हूँ, भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। आरोही की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, मगर रजत पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह बेहाई से मुस्कुराते हुए बोला, चलो शाबाश, मुझे खुश करो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। मैं जानता हूँ तुम भी इन पलों के लिए तरसती हुई हो, बस कहने से डरती हो। डर निकाल दो दिमाग से, ऊपर से जितने पैसे मांगोगे उतने दूंगा। ये सुनते ही आरोही का खून जैसे जम गया। उसने कांपते हुए कहा, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं शोर मचा दूंगी। रजत ने हंसकर उसे हल्के में लिया, मगर अगले ही पल आरोही सचमुच चीख पड़ी, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। उसकी आवाज सुनते ही रजत बुरी तरह घबरा गया। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ा ताकि उसे चुप करा सके, मगर आरोही फुर्ती से बिस्तर से उतरी और दरवाजे की तरफ भागी। साथ ही लगातार चिल्लाती रही, बचाओ, कोई है। रजत की हालत खराब हो गई। उसने तुरंत रास्ता बदला और खिड़की से बाहर कूदकर भाग गया। आरोही ने कांपते हाथों से सबसे पहले खिड़की बंद की, फिर भागकर दरवाजा खोला और सामने संजना जी खड़ी थी। उन्होंने चिढ़कर पूछा, क्या हुआ है, इतना शोर क्यों मचा रखा है। आरोही उन्हें सच बताना चाहती थी, मगर शब्द गले में अटक गए। वह धीमे से बोली, मुझे लगा मेरे कमरे में कोई है, इसलिए डर गई। तभी बाहर लॉन की तरफ से रजत अंदर आया, जैसे अभी अभी कहीं से लौटा हो। उसने बनावटी हैरानी से पूछा, क्या हुआ, किस बात का शोर है। संजना जी बोली, पता नहीं, इसे लग रहा है जैसे कमरे में कोई चोर आ गया था। रजत तुरंत बोला, मैं देखता हूँ। वह कमरे में गया और हर चीज उलट पुलट कर देखने लगा। फिर बाहर आकर बोला, यहाँ तो कुछ भी नहीं है।
ये लड़की झूठ बोल रही है, जानबूझकर रात को सबको परेशान कर रही है। संजना जी भी गुस्से में बोली, छोड़ो इसे, तुम बताओ इस वक्त कहाँ थे? रजत बिना रुके बोला, एक दोस्त आया था, उससे मिलने गया था, अभी लौटा हूँ। वो आसानी से झूठ बोल गया। आरोही अंदर खड़ी सब सुन रही थी मगर कुछ कह न सकी। उसने चुपचाप दरवाजा बंद किया और लॉक कर लिया। बाहर जाते हुए रजत ने संजना जी से कहा, इस लड़की को क्यों पाल रखा है? इसे नौकरों के क्वार्टर में सुलाया करो। संजना जी ने झुंझलाकर कहा, मेरा बस चले तो यही करूं, मगर तुम जानते हो ना अपने दादा को, उन्होंने इसे हमारी बहू बनाने का सपना देखा है। पता नहीं वह बूढ़ा कब मरेगा। जिस दिन मरेगा उसी दिन इसकी असली औकात दिखा दूंगी। अंदर बैठी आरोही ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसे समझ आ गया था कि इस घर में उसका कोई अपना नहीं है। अगले दिन वह हमेशा की तरह छत पर परिंदों के पास गई। वही जगह अब उसके लिए थोड़ी राहत बची थी। वह चिड़ियों से बातें कर रही थी कि पीछे से रजत आया और बिना चेतावनी जलती सिगरेट उसके बाजू पर दबा दी। आरोही दर्द से चीख उठी। उसकी शर्ट जलकर छेद हो गई और नरम त्वचा पर सिगरेट की आग भीतर तक उतर गई। वह तड़पते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप इंसान हैं या जानवर? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जलन इतनी तेज थी कि वह कांप उठी। बाजू से खून भी निकल आया था। रजत ठंडे चेहरे से बोला, ये तो सिर्फ डेमो है। अगर दोबारा चीखी चिल्लाई तो याद रखना, तुम्हारा पूरा शरीर ऐसे निशानों से भर दूंगा और मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं है। फिर वह और पास आकर बोला, और हाँ, अगर दादाजी को कुछ भी बताया तो वह दिन इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन होगा। कहाँ जाओगी? किसके पास जाओगी? यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा अपना पति तुम्हें छोड़कर जा चुका है। फिर हमसे क्या उम्मीद रखती हो? वह रुका, फिर जहरीली मुस्कान के साथ बोला, मैं तो तुम पर एहसान कर रहा हूँ। तुम्हारे जज्बात भी पूरे हो जाएंगे और तुम इस घर में बनी भी रहोगी, वरना मैं ड्राइवर, माली या किसी नौकर के साथ तुम्हारा नाम जोड़ दूंगा। दादाजी तुम्हें इज्जत से लाए थे ना, धक्के देकर निकलवा देंगे। ये सुनकर आरोही बुरी तरह डर गई। उसका चेहरा उतर गया। वह जल्दी से नीचे भागी और कमरे में जाकर रोने लगी। अब उसे एहसास हुआ था कि अगर पति साथ ना हो, सम्मान ना दे, तो औरत को ना सुरक्षा मिलती है और ना ही इज्जत। उसे हर पल अपनी मर्यादा बचाने का डर लगा रहता है। अब रजत की जिद और बढ़ गई थी। वह बार बार उसे मजबूर करने की कोशिश करता। जब भी आरोही मना करती, वह मौका देखकर किचन में चला आता। कभी जलती सिगरेट उसकी कमर पर लगा देता, कभी गर्दन पर और कभी बाजू पर। आरोही दर्द से तड़प जाती मगर कुछ कह नहीं पाती। रजत इतनी चालाकी से सब करता था कि किसी की नजर में नहीं आता था। वह चाहता था कि आरोही चुप रहे और उसकी हर बात माने। एक दिन अचानक रणधीर जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उनके सीने में तेज दर्द उठा। घर में अफरा तफरी मच गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया मगर रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उस दिन आरोही सच में फूट फूट कर रोई थी, क्योंकि वह जानती थी कि अब उसकी जिंदगी पर से आखिरी सहारा भी उठ गया है। अब उसके सामने कौन कौन सी मुश्किलें आने वाली है, ये सोचकर ही वह कांप रही थी। दादाजी के निधन की खबर सुनकर विराट को वापस आना पड़ा। उधर जिस लड़की से वह प्यार करता था, उसने उसे छोड़ दिया था, क्योंकि उसे उससे भी ज्यादा अमीर आदमी मिल गया था। विराट टूटे हुए दिल के साथ घर लौटा। अंतिम संस्कार के समय उसने पहली बार एक लड़की को दादाजी के कफन को पकड़े बिलक बिलक कर रोते देखा। वह बार बार दादाजी दादाजी कहकर रो रही थी। लड़की बेहद मासूम, सादा और खूबसूरत थी। उम्र कोई 18 से 19 साल से ज्यादा नहीं लगती थी। विराट कुछ पल उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये कौन है जो दादाजी के लिए इतना रो रही है। उसे लगा शायद कोई नौकरानी होगी, क्योंकि दादाजी का व्यवहार नौकरों से भी घर वालों जैसा ही था और सब उन्हें दादाजी ही कहते थे। दूसरी तरफ आरोही ने आज तक विराट को ठीक से देखा ही नहीं था। शादी के दिन वह घूंघट में बैठी रही और उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें उसे अपने पति का चेहरा देखने का मौका ही नहीं मिला। ना कभी उसकी तस्वीर देखने का इत्तेफाक हुआ, ना कोई पहचान बनी। उसे ये भी नहीं पता था कि दादाजी की मौत की खबर सुनकर विराट वापस घर आ चुका है। उसके लिए तो इस समय पूरी दुनिया सिर्फ एक ही दुख में डूबी हुई थी। दादाजी चले गए थे।
वही इंसान जिसने उसे इस घर में सहारा दिया था, प्यार दिया था, इज्जत दी थी, अब वह भी नहीं रहे थे। अंतिम संस्कार हो चुका था। घर में मेहमान धीरे धीरे जा चुके थे। सब अपने अपने कामों में लौट गए थे और आरोही अपने कमरे में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। तभी दरवाजा खुला और संजना जी अंदर आई। उनके चेहरे पर ना दुख था ना हमदर्दी, सिर्फ कठोरता थी। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, जिस इंसान के सहारे तुम इस घर में रह रही थी ना, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसलिए अब हमें तुम्हें तुम्हारी औकात में रखना पड़ेगा। चलो उठो और यहाँ से निकलो। ये सुनते ही आरोही के हाथ पैर कांप गए। वह रोते हुए बोली, मैं कहाँ जाऊंगी। उसे लगा शायद अब उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा, मगर संजना जी बोली, घर से नहीं जाओ, सर्वेंट क्वार्टर में रहो। आज से वहीं रहना और घर के छोटे मोटे काम भी तुम ही करोगी। आरोही के पास विरोध करने की ताकत नहीं बची थी। उसने चुपचाप अपनी अलमारी खोली, कुछ कपड़े निकाले, किताबें समेटी, बैग उठाया और सिर झुकाकर बाहर आ गई। नौकरानी उसे पीछे बने सर्वेंट क्वार्टर तक छोड़ आई। छोटा सा कमरा था। एक कोने में चारपाई बिछी थी, एक पुरानी अलमारी, एक छोटा टेबल और एक कुर्सी रखी थी। आरोही ने धीरे से अपना बैग टेबल पर रखा, कपड़े अलमारी में रखे और चारपाई पर बैठ गई। उसकी आंखें फिर भर आई। वह सोचने लगी, अब उसकी जिंदगी में और कितनी मुश्किलें बाकी हैं। क्या वह आगे पढ़ भी पाएगी? क्या कभी उसे सम्मान मिलेगा? या यही उसकी नई दुनिया है? मगर जिंदगी रुकती नहीं। कुछ दिन बाद उसने घर के छोटे मोटे काम भी करने शुरू कर दिए। कभी झाड़ू पोछा, कभी किचन में मदद, कभी सामान उठाना, कभी मेहमानों के लिए पानी रखना। उसी दौरान एक दिन विराट की नज़र उस पर पड़ी। वह उसे देखकर सोचने लगा कि ये लड़की जरूर घर की कोई नौकरानी होगी, मगर वह ये मानने पर मजबूर हुआ कि लड़की बेहद खूबसूरत थी। चेहरे पर मासूमियत थी, चाल में सादगी थी और आंखों में एक अजीब सी उदासी। अभी तक उसे अपनी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी थी। वही लड़की जिससे दादाजी ने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी थी। एक दिन उसने कैजुअली अपनी माँ से पूछा, मॉम, वो लड़की वापिस चली गई क्या? संजना जी ने चौंक कर पूछा, कौन सी लड़की? विराट बोला, वही जिससे दादाजी ने मेरी शादी करवाई थी, उनके दोस्त की पोती। संजना जी ने उसे गौर से देखा और पूछा, क्यों, तुमने कभी उसे देखा नहीं? विराट ने बेपरवाही से कहा, नहीं, घूंघट में थी। मैं तो कमरे के दरवाजे से ही कुछ बातें सुनाकर निकल गया था, देखा ही नहीं। ये सुनकर संजना जी ने राहत की सांस ली। फिर बोली, हाँ, वो लड़की तो तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही चली गई। किसी लड़के के साथ उसका चक्कर चल रहा था। विराट ने बात को वहीं खत्म कर दिया। उसने दोबारा कुछ नहीं पूछा। कुछ दिन बाद सुबह वह जॉगिंग के लिए ट्रैक सूट पहनकर बाहर निकला। गेट के पास उसने वही लड़की देखी जिसे वह नौकरानी समझता था। वह चौकीदार से विनती कर रही थी, चौकीदार बाबा, बताइए ना, मेन रोड से मेरे कॉलेज कौन सी बस जाती है? चौकीदार असमंजस में बोला, बेटा, मुझे क्या पता तुम्हारा कॉलेज कहाँ है। तभी विराट उधर आया और बोला, आप खुद क्यों नहीं छोड़ देते इसे? अभी यहाँ पहरेदारी की भी कोई जरूरत नहीं है, इसे छोड़कर आ जाइए। चौकीदार बोला, जी साहब, छोड़ आता हूँ। विराट को लगा वह शायद चौकीदार की बेटी है, इसलिए मदद कर दी। चौकीदार उसे मेन रोड तक ले गया। राह चलते लोगों से पूछकर सही बस पता की और उसे बस में बिठा दिया। वापसी का किराया भी उसी ने दिया, क्योंकि वह जानता था कि ये लड़की इस घर की बहू है और ये भी जानता था कि घर वाले उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। आरोही कॉलेज तो पहुंच गई, मगर वापसी में उसे समझ नहीं आया कि किस बस से लौटी थी। शहर नया था, रास्ते अनजान थे। अब वह बस स्टॉप पर खड़ी घबराई हुई थी। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में वह पूरी तरह भीग गई। डर, थकान और बेबसी से उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, कहाँ जाए। उसी समय संयोग से विराट अपनी कार से उधर से गुजर रहा था। उसने बस स्टॉप पर खड़ी उसी लड़की को देखा, बारिश में भीगी हुई, डरी हुई, अकेली। उसने कार उसके पास रोक दी और शीशा नीचे किया और बोला, बैठो, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। आरोही उसे देखकर घबरा गई। वह नहीं जानती थी कि वह कौन है, बस इतना जानती थी कि घर में कोई मेहमान आया हुआ है। उसने घबराकर कहा, नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं जाना, बस मुझे बता दीजिए घर जाने वाली बस कौन सी है। विराट बोला, बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ।
वैसे भी मैं घर ही जा रहा हूँ। मजबूरी में आरोही पिछली सीट पर बैठ गई। वह बहुत डरी हुई थी और चुपचाप सिर झुकाकर बैठी रही। जब कार घर पहुंची तो लॉन में संजना जी खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने कार से उतरती आरोही को देखा, गुस्से में चीख पड़ी, कहाँ मर गई थी और तुम किससे पूछकर कॉलेज गई थी? ये देखकर विराट को थोड़ी हैरानी हुई। उसका सोचना था कि अगर यह नौकरानी है तो इसकी पढ़ाई पर इतना हंगामा क्यों? वह बोला, मोम, मैंने इसे रास्ते में देखा, बस स्टॉप पर खड़ी थी, इसे भी घर आना था तो ले आया। क्या हुआ? संजना जी तुरंत बोली, कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। विराट कंधे उचकाकर अंदर चला गया। उसे घर के मामलों में दखल देने का कोई शौक नहीं था। जैसे ही वह अंदर गया, संजना जी ने गुस्से में आरोही का कान जोर से पकड़कर मरोड़ दिया। डर से आरोही तड़प उठी मगर आवाज तक ना निकाली। विराट ये देखे बिना अंदर जा चुका था। अब वह अक्सर देखता कि उसकी माँ उस लड़की पर हर वक्त चिल्लाती रहती है, कभी डांट, कभी ताने, कभी काम को लेकर झिड़कियां। उसे समझ नहीं आता था कि गलती सच में लड़की की है या मामला कुछ और है, मगर क्योंकि वह उसे घर की नौकरानी समझता था इसलिए कभी कुछ बोलता नहीं था। फिर भी ना जाने क्यों उसे वह लड़की उतनी कसूरवार नहीं लगती थी जितना घर वाले उसे साबित करते थे। एक दिन अचानक वकील साहब ने पूरे घर के सिर पर ऐसा बम फोड़ा कि सबकी सांसें अटक गई। उस दिन रविवार था, इसलिए घर के सभी लोग मौजूद थे। दोपहर का समय था, सब आराम से बैठे थे कि तभी अचानक वकील साहब घर आ पहुंचे। उन्हें देखते ही घर वालों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सबके मन में यही चल रहा था कि अब रणधीर पांडे की छोड़ी हुई जायदाद का फैसला होगा और संपत्ति उनके हाथ लग जाएगी। कोई मन ही मन हिस्से गिन रहा था, कोई भविष्य की योजनाएं बना रहा था, मगर उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी दुनिया उलटने वाली है। वकील साहब ने अंदर आते ही गंभीर स्वर में कहा, रणधीर पांडे साहब ने अपनी वसीयत तैयार करवाई थी और मुझे कहा था कि समय आने पर मैं ये सबके सामने पढ़कर सुनाऊं, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ ताकि घर के सभी लोगों के सामने उनकी आखिरी इच्छा बताई जा सके। ये सुनते ही सब लोग ड्राइंग रूम में जमा हो गए। वहां मुकेश साहब, संजना जी, रजत, रमन, विराट सब बैठे थे, बस एक आरोही नहीं थी। मजे की बात तो ये थी कि विराट को आज तक ये भी नहीं पता था कि जिससे उसकी शादी हुई थी उसका नाम आरोही है। उसने उसे कभी ठीक से देखा ही नहीं था, इसलिए वह अब तक उसे घर की कोई नौकरानी ही समझता था। वकील साहब ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और पूछा, क्या सब लोग मौजूद हैं? संजना जी तुरंत बोली, जी हाँ, सब मौजूद हैं, आप जो कहना चाहते हैं कहिए। वकील साहब ने कागज पर नजर डालते हुए पूछा, ये आरोही कौन है? ये नाम सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। संजना जी के माथे पर बल पड़ गए। मुकेश साहब भी चिढ़कर बोले, वकील साहब, उसका यहाँ क्या काम है? हम सब रणधीर पांडे की सगी औलादे हैं। वकील साहब शांत स्वर में बोले, वो भी शायद आपके बेटे की पत्नी है और वसीयत के अनुसार उसका यहाँ मौजूद होना बहुत जरूरी है। ये सुनकर विराट चौंक गया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि संजना जी ने तुरंत उसे आंख दिखाकर चुप करवा दिया। फिर नौकरानी से बोली, जाओ रानी, आरोही को बुलाकर लाओ। ये सुनकर विराट के मन में शक और गहरा हो गया, क्योंकि उसकी माँ तो कहती थी कि वह लड़की घर छोड़कर किसी के साथ भाग गई है। कुछ देर बाद किचन की तरफ से आरोही आई। वह अपने हाथ दुपट्टे से पोंछती हुई धीमे कदमों से लॉन्च में दाखिल हुई। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वकील साहब ने नाक पर रखा चश्मा ऊपर किया और उसे सिर से पांव तक गौर से देखा। फिर बोले, ये है आरोही? संजना जी ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, यही आरोही है। ये सुनते ही विराट को भी जोरदार झटका लगा। वह बिना पलक झपकाए आरोही को देखता रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वह घर की नौकरानी समझता रहा वही उसकी पत्नी है। वकील साहब ने सामने रखी कुर्सी की ओर इशारा किया और बोले, बैठिए मिसेज विराट पांडे। आरोही बेहद घबरा गई। उसने पहले संजना जी की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर हमेशा की तरह नफरत झलक रही थी। फिर उनके इशारे पर जाकर धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया।
तभी वकील साहब ने वसीयत पढ़ते हुए कहा, रणधीर पांडे साहब ने अपनी सारी चल अचल संपत्ति, बैंक बैलेंस, निवेश, जमीन जायदाद और ये बंगला सब कुछ आरोही के नाम कर दिया है। ये सुनते ही कमरे में जैसे बिजली गिर गई, सबके चेहरे का रंग उड़ गया। मुकेश साहब तो गुस्से में लगभग चिल्ला पड़े, पापा जी ऐसा कैसे कर सकते हैं। रजत और रमन भी हैरान रह गए। संजना जी का चेहरा तमतमा उठा। विराट खुद सन बैठा था। वकील साहब ने आगे पढ़ना जारी रखा, जब तक आरोही अपनी मर्जी से किसी को अधिकार ना दे, तब तक इस संपत्ति पर किसी और का कोई हक नहीं होगा, अपने पति के नाम भी नहीं। जब तक इस लड़की के हस्ताक्षर नहीं होंगे, बैंक से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता, ना कोई जायदाद बेची जा सकती है, ना इस्तेमाल। सबकी सांसें थम गई। फिर उन्होंने और सख्त आवाज में कहा, अगर इस लड़की पर किसी भी तरह का दबाव, धमकी या जबरदस्ती की गई तो परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। ये चाहे तो आप सबको इस घर से बेदखल भी कर सकती है, क्योंकि कानूनी तौर पर अब इस बंगले की मालिक भी यही है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। जिस लड़की को नौकरानी बनाकर रखा गया था, वह अब उसी घर की मालकिन निकली। कुछ देर कोई बोल ही नहीं पाया। फिर वकील साहब ने नरम स्वर में आरोही की तरफ देखकर पूछा, आरोही जी बताइए, आप इस घर में खुश तो है ना? आपको कोई तकलीफ तो नहीं? आरोही ने सिर झुका लिया। वह कुछ बोल नहीं पाई। डर, अपमान और दर्द गले में अटक गया। तभी वकील साहब ने पूछा, ये विराट कौन है? विराट धीरे से सामने आया। वो अब तक पूरी तरह बेचैन हो चुका था। वकील साहब बोले, आपके दादाजी की वसीयत के अनुसार आपकी पत्नी अब आपके साथ आपके कमरे में रहेगी। आप उसके साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं करेंगे। उसका सम्मान आपकी जिम्मेदारी है। फिर उन्होंने अगला हिस्सा पढ़ा। अगर ये लड़की आपके बच्चे की मां बन जाती है तो आगे की कानूनी प्रक्रिया सरल हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो जब तक ये आपके वारिस की मां नहीं बनती, तब तक आप लोग फूटी कोड़ी भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे बिना इसकी मर्जी के। ये सुनते ही कमरे में फिर खामोशी छा गई। वकील साहब ने विराट को सीधे देखते हुए कहा, आप इसके पति हैं। इस घर में इसे इज्जत दिलाना आपकी जिम्मेदारी है। इसके हुलिये और हालात से मुझे नहीं लगता कि इसके साथ यहाँ अच्छा व्यवहार हुआ है। संजना जी तुरंत बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में इसे किचन का काम बहुत पसंद है। नए कपड़े पहनकर कौन काम करता है? और विराट तो किसी और के हाथ का खाना खाता ही नहीं, अपनी पत्नी के हाथ का ही खाना खाता है। ये सुनकर पहली बार विराट को सच पता चला। जिसे वह नौकरानी समझता था, वही उसकी पत्नी थी। वकील साहब ने कागज समेटे और जाते जाते कहा, मैं अचानक कभी भी आ सकता हूँ और देखूंगा कि ये लड़की सच में खुश है या नहीं। बिना बताए आऊंगा जब मुझे तसल्ली होगी कि इसे इज्जत मिल रही है, ये अपने पति के साथ सुरक्षित और खुश है, तभी इसके हस्ताक्षर से आपको पैसे मिल सकेंगे। फिलहाल वसीयत के अनुसार अगले 2 महीने तक किसी को कोई रकम नहीं मिलेगी। ये सुनते ही सबके मुंह खुले रह गए, क्योंकि घर का सारा पैसा रणधीर जी के अकाउंट में था। बेटे के खातों में थोड़ी बहुत रकम थी जो उनकी मौज मस्ती में खत्म हो जाती थी। पोतों के अकाउंट्स उनकी पत्नियों की शॉपिंग में खाली रहते थे। मुकेश साहब के खाते में भी बस 4-5 लाख थे, और इतने पैसे तो वह 10 दिन में उड़ा देते थे। अब पूरे घर की सांसें उस लड़की के हस्ताक्षर पर अटक चुकी थी, जिसे कल तक कोई इंसान तक नहीं समझता था। वकील साहब के जाते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। कुछ देर पहले तक जो लोग खुद को इस हवेली का मालिक समझ रहे थे, अब उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। ड्राइंग रूम में सन्नाटा पसरा हुआ था। सबसे पहले संजना जी गुस्से से फूट पड़ी। दांत पीसते हुए बोली, मुझे पहले ही पता था आपका बाप कोई न कोई मुसीबत हमारे गले डालकर ही जाएगा। हमने तो सोचा था कि उसके जाते ही इस लड़की को इसकी औकात में रखेंगे, मगर वह मरकर भी हमारे सर पर आफत छोड़ गया। मुकेश साहब दोनों हाथों से सिर पकड़े बैठे थे। चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बोले, अब 2 महीने कैसे गुजरेंगे? अगर इस लड़की के मुंह से एक शब्द भी निकल गया कि घर में इसके साथ बुरा सलूक होता है, तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, हमारा दिवालिया निकल जाएगा। संजना जी गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। रजत अपनी पत्नी के साथ निकल गया। रमन भी अपनी पत्नी को लेकर ऊपर चला गया।
कुछ ही देर में पूरा लॉन्च खाली हो गया। बस एक तरफ आरोही चुपचाप कुर्सी पर बैठी थी और दूसरी तरफ विराट खड़ा उसे देख रहा था। उसके मन में अजीब सा तूफान था। दादाजी ने जाते जाते उसे कैसी मुसीबत में फंसा दिया था। जिस लड़की को वह पत्नी मानने तक को तैयार नहीं था, अब उसी के नाम सब कुछ हो चुका था। और ऊपर से ये शर्त कि जब तक वह उसके बच्चे की मां नहीं बनती तब तक किसी को एक पैसा नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद विराट भी अपने कमरे में चला गया, मगर रात भर उसे नींद नहीं आई। दिमाग में एक साथ कई सवाल घूम रहे थे। माँ ने उससे झूठ क्यों बोला? उसे क्यों कहा कि लड़की भाग गई? दादाजी ने सब कुछ उसी लड़की के नाम क्यों कर दिया? और आखिर इतनी बड़ी शर्त क्यों रखी कि वह उसके बच्चे की माँ बने? उसका अपना अकाउंट भी लगभग खाली था, क्योंकि घर के सब लोगों की तरह उसके खर्चे भी दादाजी ही भेजते थे। बहुत देर बाद कहीं जाकर उसकी आंख लगी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर सब लोग मायूस बैठे थे, किसी के चेहरे पर चमक नहीं थी। तभी संजना जी ने सीधे विराट की तरफ देखा और बोली, अब सब कुछ तुम पर है। विराट ने चाय का कप होठों तक उठाया ही था कि ये सुनकर वापस रख दिया। उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, मुझ पर क्या मतलब? संजना जी बिना झिझक बोली, मतलब साफ है, उस लड़की को अपने पास रखो, अपने कमरे में रखो, कोशिश करो कि जल्द से जल्द वह तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाए। उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें अपने हाथ में ले लेना, फिर चाहो तो उसे धक्के मारकर निकाल देना, हमें कोई एतराज नहीं होगा। ये सुनकर विराट का चेहरा सख्त हो गया। बोला, मोम, मैं ये मुसीबत नहीं पाल सकता। आपके लिए बच्चा पैदा करना मामूली बात होगी, मेरे लिए नहीं। अगर वह मेरे बच्चे की माँ बन गई तो मैं उसे कैसे छोड़ दूंगा? संजना जी तमतमाकर बोली, लानत भेजो उस पर भी और उसके बच्चे पर भी। फिलहाल उसे अपने कमरे में रखो, बाकी सब खुद ब खुद हो जाएगा। विराट ने बिना कुछ खाए नाश्ता छोड़ दिया और उठ खड़ा हुआ। मुकेश साहब भी गरज कर बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 1 महीने बाद वो वकील अचानक कभी भी आ सकता है। बेहतर यही है कि लड़की को अच्छे कपड़े दिलाओ, अपने कमरे में रखो और दुनिया को दिखाओ कि सब ठीक है। विराट बिना जवाब दिए बाहर निकल गया। दिन भर ऑफिस में भी उसका दिमाग उलझा रहा, काम पर ध्यान नहीं लग रहा था। बार बार वही बात सामने आ जाती, अगर उसने ये सब नहीं किया तो पूरा घर पैसों के लिए उसके सिर पड़ेगा, अगर किया तो जिंदगी उलझ जाएगी। शाम तक उसने मजबूरी में तय कर लिया कि फिलहाल दिखावे के लिए ही सही ये नाटक करना पड़ेगा। रात को खाना खाकर जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही ठिठक गया। कमरे में पहले से ही आरोही बैठी थी, बेड के किनारे दुबकी हुई, डरी सहमी, अपनी उंगलियां मरोड़ती हुई। उसकी आंखों में साफ डर था। जैसे ही विराट अंदर आया वह घबराकर तुरंत खड़ी हो गई। कांपती आवाज में बोली, वो मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, आपकी माँ ने मुझे भेज दिया। मैं वापस चली जाती हूँ, अपने क्वार्टर में जाकर सो जाऊंगी। विराट कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसके करीब आया और ऊपर से नीचे तक उसे देखा। उसके कपड़ों से पसीने और किचन के मसालों की मिली जुली गंध आ रही थी। विराट खुद बहुत साफ सुथरा रहने वाला आदमी था। उसने तुरंत एक कदम पीछे हटाया और चिढ़कर बोला, अपना हुलिया देखा है तुमने? जाओ जाकर नहा लो और अगर साफ कपड़े हैं तो पहन लो, क्या मुसीबत है यार। फिर धीरे से बड़बड़ाया, एक बच्चा पैदा करना भी जरूरी है। ये सुनते ही आरोही के होश उड़ गए, उसकी आंखें फैल गई। वह तुरंत बोली, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, प्लीज मुझे हाथ भी मत लगाइए। विराट का सब्र टूटने लगा। बोला, मेरा मीटर वैसे ही शॉर्ट हो चुका है, ज्यादा बोलोगी तो जो करूंगा जिंदगी भर याद रखोगी। वह अलमारी के पास गया, उसे खोला, उसमें सिर्फ उसके कपड़े थे। उसने एक ट्राउजर और शर्ट निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। जाओ अच्छे से नहाओ और ये पहन कर आओ। आरोही के हाथ कांप रहे थे। जब उसने उसके हाथ से कपड़े लिए वह बिना कुछ बोले बाथरूम में चली गई। अंदर जाते ही उसकी रुलाई फूट पड़ी। नहाते हुए भी वह रो रही थी। उसके शरीर पर अब भी सिगरेट से जलाए हुए जख्मों के निशान थे जो रजत ने दिए थे। उसे लग रहा था कि अब पता नहीं ये इंसान उसके साथ कौन सा नया जुल्म करेगा। कुछ देर बाद वह नहाकर बाहर आई। उसने विराट का ढीला ट्राउजर और शर्ट पहन रखा था। उसके लंबे घने भीगे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। विराट कुछ पल उसे देखता रह गया,
फिर ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम की बोतल उठाई और उसके ऊपर स्प्रे करने लगा। आरोही कई कदम पीछे हट गई, मगर वह आधी से ज्यादा बोतल उस पर उड़ेल चुका था। कुछ ही क्षणों में पूरा कमरा खुशबू से भर गया। फिर भी विराट खुद को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पा रहा था। वह आंखें बंद करके खड़ा रहा। उसे ये रिश्ता स्वीकार नहीं था, मगर मजबूरी थी। जब तक आरोही प्रेग्नेंट ना हो जाए उसे ये नाटक निभाना ही पड़ेगा। वह अब भी ऑफिस के कपड़ों में था। कुछ देर बाद वह उसके करीब आया, धीरे धीरे झुककर अपने होठ उसके होठों के पास लाने लगा। तभी आरोही एक कदम पीछे हट गई। उसने ना में सिर हिलाया। विराट का गुस्सा भड़क उठा। वह पहले ही खुद को जबरदस्ती इस रिश्ते के लिए तैयार कर रहा था और ऊपर से उसका यूं पीछे हटना उसे अंदर तक चिढ़ा गया। विराट गुस्से से भरी आवाज में बोला, देखो, अगर तुम यूं बार बार दूर हटोगी और मेरे लिए मुश्किल खड़ी करोगी तो आज जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा बेहतर है मुंह में रुमाल दबा लेना, वरना कमरे के बाहर तक तुम्हारी आवाज जाएगी। ये सुनते ही आरोही का खून सूख गया। उसकी सांस गले में अटक गई। डर के मारे वह एक कदम पीछे हट गई। तभी विराट ने अपनी टाई उतारी। आरोही और घबरा गई। कांपती आवाज में बोली, क्या क्या आप इससे मेरे हाथ बांध देंगे? विराट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी बेल्ट भी उतार दी। ये देखकर आरोही ने तुरंत आंखें बंद कर ली और रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज मारना मत, बहुत दर्द होता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये सुनकर विराट ठिठक गया। उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारूंगा? आरोही धीरे से बोली, आप भी मुझे इसीलिए कमरे में लाए हैं ना, ताकि वो आगे कुछ ना बोल सकी। चुप हो गई और अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को सहलाने लगी, जैसे किसी पुराने दर्द को याद कर रही हो। विराट अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। वह उसके करीब आया और बोला, दिखाओ, बाजू ऊपर करो। आरोही घबराकर ना में सिर हिलाने लगी। वह पीछे हटना चाहती थी, मगर विराट ने सख्ती से कहा, दिखाओ मुझे। उसने खुद उसकी आस्तीन ऊपर कर दी। अगले ही पल उसके होश उड़ गए। आरोही के बाजू पर कई जले हुए निशान थे। कुछ ताजा थे, लाल और सूजे हुए, कुछ पुराने, सूख चुके मगर साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने बार बार उसे जलाया हो। विराट की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसके अंदर कुछ टूट गया था। उसे अब समझ आ रहा था कि ये लड़की हर वक्त डरी हुई क्यों रहती है, छूने से क्यों कांपती है और हर आवाज पर क्यों सहम जाती है। उस रात कमरे में खामोशी छा गई। अगली सुबह जब विराट उठा तो देखा आरोही गहरी नींद में थी। विराट चाहकर भी उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। वह एक सीधी सादी लड़की थी जो सबके जुल्म और बेइंसाफी चुपचाप सह रही थी। उसे अपने भाई रजत पर गुस्सा आया, अपने घर वालों की सोच पर शर्म आई। सब लोग सिर्फ पैसों के लिए उसे कह रहे थे कि इस लड़की से रिश्ता बनाओ, बच्चा पैदा करो, जायदाद अपने नाम करवाओ और फिर इसे इसके बच्चे समेत घर से निकाल दो। पहली बार उसे दादाजी का फैसला इतना गलत नहीं लगा। जिस लड़की से उसने मोहब्बत की थी वह कुछ पैसों के लिए उसे छोड़कर जा चुकी थी। 2 साल का प्यार एक पल में खत्म कर दिया था, मगर ये लड़की बिना कुछ मांगे सब कुछ सह रही थी। विराट धीरे से उसके पास जाकर बैठ गया। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसने उंगलियों से बहुत नरमी से बाल हटाए। स्पर्श होते ही आरोही घबराकर उठ बैठी। सामने विराट को देखकर वह तुरंत संभल कर बैठ गई और अपने बाल बांधने लगी। विराट बोला, फ्रेश हो जाओ, फिर बाहर चलते हैं। आरोही घबराकर बोली, मैं क्यों जाऊं आपके साथ? देखिए, आपको जो चाहिए मैं वैसे ही साइन कर देती हूँ। सब कुछ ले लीजिए, मुझे आप लोगों का कुछ नहीं चाहिए। ये जायदाद आपकी है, मेरी नहीं। जहाँ कहेंगे साइन कर दूंगी, लेकिन प्लीज मेरे करीब मत आइए। मैं आपका बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहती। काम निकलने के बाद आप लोग मुझे निकाल देंगे और मेरे साथ एक मासूम जान भी बेसहारा हो जाएगी। वह रुकी, फिर भीगी आवाज में बोली, अगर आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बस मुझे रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे दीजिए जहां मैं सुरक्षित रह सकूं, कोई गंदी नजर से ना देखे। मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर नौकरी करूंगी, फिर खुद ही ये घर छोड़ दूंगी। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई। वह नहीं चाहती थी कि उसकी तरह कोई और मासूम बच्चा भी बेघर होकर सड़कों पर भटके।
विराट ने गहरी सांस ली और सख्त स्वर में बोला, जो कह रहा हूँ बस वही करो, ज्यादा सवाल जवाब करने वाली लड़कियां मुझे पसंद नहीं। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। आरोही चुपचाप बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद विराट वापस आया, उसका हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे उसे बाहर ले गया। घर के बाकी लोग अभी सो रहे थे, सब देर से उठते थे। वह उसे कार में बिठाकर शहर के एक बड़े मॉल में ले गया। सुबह का वक्त था, इसलिए भीड़ कम थी। कुछ दुकानें खुल चुकी थी। उसने आरोही के लिए कई अच्छे कपड़े खरीदे। आरोही हैरान थी, वह समझ नहीं पा रही थी कि ये वही आदमी है या कोई दूसरा। जब दोनों घर लौटे तब तक सब लोग नाश्ता कर चुके थे। संजना जी ने जैसे ही आरोही को विराट के साथ देखा, उनके माथे पर बल पड़ गए। वो बोली, विराट इसे लेकर कहाँ गए थे? विराट ने सहज स्वर में कहा, मोम, इसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इसीलिए मार्केट ले गया था। फिर उसने आरोही की तरफ देखा, जो हमेशा की तरह डरी सहमी खड़ी थी। जाओ आरोही, कमरे में जाओ और कपड़े अलमारी में रख दो। वह चुपचाप चली गई। संजना जी झुंझुलाकर बोली, तुम्हें क्या जरूरत थी इसे इतना सर चढ़ाने की? विराट ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, मैं इसका ख्याल नहीं रखता। फिर जब वकील आएगा और पूछेगा कि अभी तक इसने पुराने कपड़े क्यों पहने हैं, तब आप जवाब दे देना। ये सुनते ही संजना जी का लहजा बदल गया। बोली, नहीं, तुमने ठीक किया। विराट आगे बोला, सिर्फ मैं नहीं, आपको भी इसके साथ रवैया बदलना पड़ेगा, जैसे घर की बहू के साथ रखा जाता है। मजबूरी में संजना जी ने हामी भर दी। शाम को जब विराट ऑफिस से लौटा तो घर शांत था, सब अपने कमरों में थे। डिनर के समय ही सब इकट्ठा होते थे। वो अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि तभी उसे किचन से किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। वह दबे पांव किचन की तरफ बढ़ा। अंदर जाकर देखा तो रजत आरोही के बहुत करीब खड़ा था और उसे धक्का दे रहा था। ये दृश्य देखते ही विराट के भीतर आग लग गई। वह तेज आवाज में गरजा, ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ? रजत का चेहरा पीला पड़ गया। वह बुरी तरह चौंक गया। विराट तेज कदमों से उसके पास पहुंचा, आरोही का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे कर लिया। फिर रजत की आंखों में देखते हुए बोला, आपका यहाँ क्या काम है? रजत हकलाने लगा, वो मैं तो नौकरानी को चाय कहने आया था। विराट गुस्से से बोला, मैं देख चुका हूँ आप क्या कर रहे थे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के इतने करीब खड़े होने की? फिर उसने सख्त आवाज में कहा, देखिए रजत भाई, मैं आपकी पत्नी की बहुत इज्जत करता हूँ। आज तक मैंने कभी आपकी पत्नी या रमन भाभी की पत्नी की तरफ गलत नजर से नहीं देखा। उन्हें अपनी बहन समझता हूँ। अगर मेरी पत्नी पर किसी ने गलत नजर डाली तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है। वो एक कदम आगे बढ़ा और गरज कर बोला, खबरदार, अगर आइंदा आरोही के पास भी दिखे। और किचन में औरतों का काम होता है, मर्दों का नहीं। विराट ने रजत को पहली बार इतने कठोर अंदाज में जवाब दिया था। रजत स्तंभ रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि विराट उससे यूं बात करेगा। वह बिना कुछ बोले तुरंत वहां से निकल गया। विराट ने गुस्से में आरोही से कहा, अगर वो आदमी फिर कभी तुम्हारे पास आया या कुछ उल्टा बोला तो बिना डरे उसके मुंह पर थप्पड़ मार देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आरोही हैरानी से उसे देखती रह गई, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि इस घर में कोई ऐसा भी है जो उसकी रक्षा कर सकता है। फिर विराट ने चारों तरफ नजर घुमाई और बोला, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? जब घर की बाकी बहुएं कोई काम नहीं करती तो तुम क्यों नौकरानी बनकर रहो? तुम इस घर की इज्जत हो, नौकरानी नहीं। चलो मेरे साथ कमरे में। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। कमरे में पहुंचकर उसने आरोही को ध्यान से देखा और बोला, ये कैसा हाल बना रखा है? मैंने तुम्हारे लिए इतने कपड़े लाकर दिए, किस लिए? जाओ अच्छे से तैयार होकर आओ, आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे। आरोही अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि वही विराट अब उसके साथ इतना बदलकर पेश आ रहा है। वह चुपचाप नहाकर तैयार हुई। जब बाल बांधने लगी तो विराट ने उसके हाथ से क्लचर लेकर एक तरफ रख दिया और मुस्कुराकर बोला, खुले बालों में तुम ज्यादा सुंदर लगती हो। फिर वह उसका हाथ पकड़कर सबके सामने घर से बाहर ले गया।
पूरे घर वाले हैरानी से उन्हें जाते देखते रह गए। होटल पहुंचकर विराट ने मेन्यू उसके सामने रख दिया और बोला, आज जो खाना है वो ऑर्डर करो। आरोही झिझकते हुए बोली कि उसने कभी होटल में खाना नहीं खाया। विराट ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, आज सब सीख जाओगी। धीरे धीरे उसने ऑर्डर दिया और पहली बार बिना डर के मुस्कुराई। घर लौटकर जब दोनों कमरे में पहुंचे तो विराट ने दरवाजा बंद किया और आरोही को अपने करीब खींच लिया। वह घबरा गई, लेकिन उसकी आंखों में आज डर नहीं, उलझन थी। विराट ने धीरे से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो और पता नहीं कब से मेरे दिल में उतर चुकी हो। आरोही ने कांपती आवाज में कहा, अगर बाद में आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं टूट जाऊंगी, इसलिए मुझे अपनी मोहब्बत की आदत मत डालिए। विराट ने उसकी कमर थाम ली और बोला, जो चीज दिल में बस जाए उसे कोई छोड़ता नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उसने उसे प्यार से अपने सीने से लगा लिया। उस रात दोनों के बीच दूरियां खत्म हो गई और दिलों का रिश्ता बन गया। अगली सुबह आरोही शर्म से उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी, जबकि विराट उसे बाहों में भरकर मुस्कुरा रहा था। उसने पूछा, सच बताइए, आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं? विराट ने उसके माथे को चूमकर कहा, मैं पागल नहीं हूँ जो अपनी सबसे बड़ी खुशी खो दूं। कुछ देर बाद वकील साहब घर आए और सबके सामने जायदाद की बात छेड़ी। घर वाले उम्मीद कर रहे थे कि विराट सब अपने नाम करवाएगा, लेकिन उसने साफ कह दिया कि जो कुछ दादाजी ने आरोही के नाम किया है वही सही है। वो इस घर की मालकिन है और हमेशा रहेगी। ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए। फिर उसने सबके सामने कहा कि आरोही उसकी पत्नी है और अब वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। कुछ महीनों बाद आरोही मां बनने वाली थी। तब पूरे घर का व्यवहार अचानक बदल गया। सब उसका ख्याल रखने लगे। हालांकि वजह जायदाद थी। बेटे के जन्म के बाद आरोही ने अपनी मर्जी से सब कुछ सास ससुर के नाम कर दिया। इसके बाद विराट उसे और अपने बेटे को लेकर अमेरिका चला गया, जहां उसकी अच्छी नौकरी लग चुकी थी। वहां दोनों ने नई जिंदगी शुरू की। 2 साल बाद भी विराट का प्यार कम नहीं हुआ था। वह ऑफिस से आते ही पहले बेटे को गोद में उठाता, फिर रसोई में जाकर आरोही के पास खड़ा हो जाता, उसके गाल छूकर कहता, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो। आरोही हंसकर कहती, पहले मुझे नहाने तो दिया करो, फिर कहना पसीने की बदबू आती है। विराट हंसकर जवाब देता, अब तो तुम्हारे पसीने की बदबू भी मेरे लिए इत्र जैसी है, क्योंकि इसमें मेरे लिए की गई मेहनत बसी है। दोनों हंसते हुए एक दूसरे के प्यार में डूबे अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते रहे। तो दोस्तों, आज की एक खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। रोज ऐसी ही नई रोमांटिक और मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और प्यारी सी कहानी के साथ। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।